Hey, welcome to our channel. So today we are having an exciting topic to discuss in the world of mutual fund. HDFC Mutual Fund comes with his new NFO that HDFC Transportation and Logistics Fund. तो ये सेक्टर क्यों अच्छा लग रहा है, यहाँ से ये सेक्टर को क्या क्या चीजें हैं जो बूस्ट कर सकती है, वही डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सी आई वैल्यू योर टाइम। तो आप मेरे को अगर 5-7 मिनट देंगे तो आपको एज एन इन्वेस्टर बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। तो कोई भी इकोनॉमी का एक पिलर होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, क्योंकि मेरे को अगर इकोनॉमी बूस्ट करनी है तो कुछ मेरे को बनाना है। तो वो बनाने के लिए पहला चाहिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल मेरे को ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा। वो चीज़ बन गई, बाद में वो चीज़ मेरे को कस्टमर्स तक पहुंचानी है, तो इसके लिए भी मेरे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इज द मेन थीम है जो कोई भी इकोनॉमी का अगर मेन पिलर है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या दूसरा इंक्लूड होता है? ट्रांसपोर्टेशन में दूसरा इंक्लूड होता है एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस, रेलवे सी रेलवे टैक्स, रेलवे के स्टॉक से आज बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहे हैं मेरे, शिपिंग एंड पोर्ट्स एंड ऑटोमोटिव। लॉजिस्टिक सेक्टर में मेरा क्या क्या आता है? लॉजिस्टिक सेक्टर में मेरा आ जाएगा ई कॉमर्स, रोड, रेल एंड एयर कार्गोज एंड सप्लाई चेन एंड वेयर हाउसिंग। तो ये पूरा थीम है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि ये थीम हमको यहाँ से क्यों अच्छा लग रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को अगर मैं और इलाबोरेट करूँ तो पहले हम एविएशन की बात करेंगे, उसके बाद मेरा रेल ट्रांसपोर्ट है और उसके बाद मेरा बस ट्रांसपोर्ट है। तो एविएशन ट्रैफिक धीरे 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 बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया का एवरेज मीडियन एज 28 है, तो बहुत कम है। तो दे आर टेन टू यूज फ्लाइट्स राइट टुडे। आज नाउ डेज वो लोग फ्लाइट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं देन रेल और देन बस। और रेलवे का बुकिंग तो अब देखो, रेलवे का बुकिंग काफ़ी फूल जा रहा है और रेलवे के स्टॉक्स भी मेरे बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ रहा है। दूसरा, ये लॉजिस्टिक्स में ब्लू डार्ट करके एक कंपनी है, तो उसके पास खुद के प्लेन्स है। सोचिए, तो वो लॉजिस्टिक सेक्टर को कहाँ पे देख रहे हैं, जो खुद के प्लेन्स में, ये जो आपका कुरियर है वो खुद के प्लेन्स में ट्रांसफर कर देते हैं। 7,200 प्राइस है आज ब्लू डार्ट का। पैसेंजर व्हीकल में भी हमारी सेल्स बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि अगर मैं चाइना की बात करूं तो पर कैपिटा 2000 US डॉलर से ऊपर गया, तो उसके बाद 2005 से लेकर 2023 तक उसकी पैसेंजर व्हीकल सेल 4 मिलियन से 24 मिलियन हो गई। तो काफी बड़ा हो गया पैसेंजर व्हीकल सेल्स। तो इंडिया का अभी पर कैपिटा इनकम 2000 US डॉलर से ऊपर गया है, तो यहाँ पे भी पैसेंजर व्हीकल सेल्स बढ़ जाएगा। ईवी सेल्स की मैं बात करूँ, ईवी व्हीकल्स की, तो सी ईवी व्हीकल्स पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत है। दैट्स वाई टाटा मोटर ने अपने सारे व्हीकल्स है जो ईवी सेगमेंट में पूरा लॉन्च कर दिए हैं। नेक्सन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी ईवी सेगमेंट में ईवी व्हीकल्स की काफ़ी बड़ी जो है मांग है। ईवी बसेस की भी काफ़ी बड़ी मांग है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, सर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का भाव तो देखिए 700-800 से 1200 हो गया है। ठीक है, और टाइम मिले तो उसकी बस में आप ट्रैवल करना। मैंने खुद ट्रैवल किया है गुजरात में, जूनागढ़ में। तो 2-3 जगह पे ईवी बस भी लगा दी है उन्होंने, गवर्नमेंट ने ईवी बसेस परचेस करके लगा दी है। सो दैट इज कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी है ये सेगमेंट में। ईवी सेल्स मेरा बढ़ेगा ना, तो उससे उससे किसको फायदा होगा कि सिर्फ फ्यूल का रिप्लेसमेंट आ जाएगा बैटरीज से। ठीक है, तो अगर मैं व्हीकल की पूरी लाइफ स्पान में व्हीकल कोस्ट की लाइफ साइकिल की बात करूं तो उसमें 63% कोस्ट आता है मेरा फ्यूल का। तो वो फ्यूल कोस्ट मेरा रिप्लेस हो जाएगा ईवी से। तो मेरे को वहां पे जरूरत पड़ेगी बैटरीज की, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स की एंड बैटरी थर्मल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी विद द पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और ईवी सेगमेंट में फोर व्हीलर्स भी हैं एज वेल एज टू व्हीलर्स भी हैं। ओला की ईवी बाइक तो मैं खुद ऑन करता हूँ सर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। सो यहाँ पे सेगमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ बहुत है। ऑटो इंडस्ट्री बूस्ट करेगा तो मेरा ऑटो एंसिलियरीज इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी बूस्ट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी नए जो फीचर्स हैं वो अभी एडॉप्ट कर लिए हैं, जैसे कि एयरबैग्स। अभी सारी गाड़ियों में 4 एयरबैग आ गए हैं, 6 एयरबैग तक की कार भी हमें मिल रही है। दूसरे सेफ्टी फीचर्स में अगर मैं बात करूँ तो एबीएस है, डेट इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ईएससी है, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर्स। तो ये सारा अडोप्टेशन कंपलसरी हो गया है। तो मेरी ऑटो एंसिलियरीज कंपनी है
तो उनको भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। दूसरे हैं अडॉप्टेशन ऑफ प्रीमियम फीचर्स। तो प्रीमियम फीचर्स में कारों में क्या क्या आएगा, दैट इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस, सनरूफ, एलॉय व्हील्स, एलईडी लाइटिंग्स एंड कनेक्टेड फीचर्स। तो ये सारे फीचर्स मेरे ऑटो या कंपोनेंट इंडस्ट्री को भी बूस्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे फीचर्स लोग आज मांगते हैं गाड़ियों में। तो इससे ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री भी बूस्ट होगा, एंड दैट इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस अभी बढ़ गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग 16% ऑफ आर जीडीपी है अभी, जिसका गवर्नमेंट का टारगेट है 25% ऑफ जीडीपी उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ले जाना है। सो विथ इन दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटो ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज आर 7% ऑफ जीडीपी, ओनली 7% है। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 7% से हो जाए 12%। तो गवर्नमेंट खुद ऑटो और ऑटो एंसिलरीज को बढ़ावा दे रहा है। गवर्नमेंट ने ऑटो और ऑटो एंसिलरीज को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में भी लिया आया है। तो गवर्नमेंट खुद फोकस कर रहा है कि ऑटो एंड ऑटो का ऑटो और ऑटो सेक्टर का ग्रोथ बढ़े। सी ऑटो इंडस्ट्री का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि 13% से बढ़ रहा है, तो 13% से बढ़ेगा तो 2030 तक वो 3 गुना हो जाएगा। गवर्नमेंट का ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो 2030 तक व्हीकल का सेल्स है वो 4 गुना हो जाएगा। तो वहां से मेरे को ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर में बहुत ही ग्रोथ लग रहा है। नेक्स्ट कि गवर्नमेंट का इंफ्रा पे पुश बढ़ गया है। तो इंफ्रा पे पुश बढ़ने का कारण क्या होगा कि ट्रक और ट्रैक्टर से जो इंफ्रा के बेसिस पे डेवलप होते हैं उसका व्हीकल सेल्स बढ़ जाएगा। अगर मैं रेल की बात करूं तो 2018 में 1,26,000 किलोमीटर तक की रेल थी, जो आज है 1,46,000, और 2 लाख का टारगेट है मेरा 2027 तक। रेल की बात करूं, हाई स्पीड रेल की, तो हाई स्पीड रेल में जो ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो 2018 में केवल 43% था और वो आज 80 हो गया है। 2024 तक का गवर्नमेंट का टारगेट कि 100% रेल को मेरे को इलेक्ट्रिक कर देना है। एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट की जो बात अगर मैं करूँ एविएशन में, तो 2018 में 100 एयरपोर्ट थे, जो आज 141 हो गए हैं, और गवर्नमेंट का टारगेट है 2026 तक 200 एयरपोर्ट्स का। वाटरवेज की बात करूँ तो 2018 में 5 वाटरवेज थे, आज 10 है। गवर्नमेंट का 26 वाटरवेज का टारगेट है 2025 तक। अगर मैं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो 445 किलोमीटर्स थी 2018 में, वो आज हो गई है 710, और गवर्नमेंट का टारगेट है 3800 का 2027 तक कि मेरे को इतने मेट्रोज बढ़ा देने हैं। तो मोटा मोटी मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, तो उससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक कोस्ट जो मेरा आज 14% ऑफ जीडीपी है, वो 10% ऑफ जीडीपी आ जाएगा। लॉजिस्टिक का कॉस्ट भी कम हो जाएगा और लॉजिस्टिक पहले के मुकाबले फास्ट भी हो जाएगा। तो फास्ट होने के कारण इकोनॉमी ऑटोमेटिक बूस्ट होगा। लॉजिस्टिक पे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक ग्लोबल बेंचमार्क पे लॉजिस्टिक का कॉस्ट मेरे को आ जाना चाहिए। 2030 तक लॉजिस्टिक का कॉस्ट मेरे को एज लो एज पॉसिबल कम कर देना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान जैसी काफ़ी सारी पॉलिसीज को, काफ़ी सारी योजनाओं का अमल किया है। नेक्स्ट, एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड का कोर पोर्टफोलियो रहेगा। 80% ऑफ पोर्टफोलियो लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में ही जाएगा। फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी है। स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा कि जो कंपनी लीडर्स होगी उन सेगमेंट में लीडर्स कंपनी का स्टॉक सिलेक्शन में प्रेफरेबल ज़्यादा करूँगा। कितनी कंपनीज है ऐसी, मेरे को ये सेक्टर में 15 कंपनी लार्ज कैप में मिल जाती है, 21 कंपनी मिड कैप में मिल जाती है, अगेन 98 कंपनी स्मॉल कैप में भी मिल जाती है। टोटल 134 कंपनीज का मेरा स्टॉक यूनिवर्स है। अगेन लीडर्स, रिस्पेक्टिव लीडर्स लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है और स्मॉल कैप में भी है। तो लीडर्स में मैं अच्छी तरह से निवेश कर पाऊंगा क्योंकि तीनों सेगमेंट में मेरे को लीडर्स मिल रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि 2005 से लेके अब तक का सेक्टर का रिटर्न क्या है, सेक्टर का परफॉर्मेंस क्या है।
तो 2005 से लेकर टिल डेट निफ्टी ने रिटर्न दिया है 12%, तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स ने रिटर्न दिया है 17%। 4 से 5% का मेरा आउट परफॉर्मेंस है। आउट परफॉर्मेंस होने के बावजूद एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि अगर मैं 3 साल और 5 साल का रोलिंग रिटर्न कैलकुलेट करूं तो 3 साल में ये सेक्टोरियल फंड है तो मेरे को रिटर्न 15% से ऊपर का एक्सपेक्टेशन रखना है। तो अगर मैं 15% से ऊपर का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखूं तो 3 साल के रोलिंग रिटर्न में 53% ऑफ टाइम फंड ने 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अगर मैं रोलिंग रिटर्न 5 साल का ले जाऊं तो 55% ऑफ टाइम फंड ने 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है। So that is all about HDFC and Transportation and Logistic Fund. Mr. Priya Rajan is our fund manager. इसको 15 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च में। एंड अगेन HDFC इज अ ब्रांड, तो NFO का टाइमिंग अच्छा है। वन शुड बी निवेश, वन शुड बी इन्वेस्टेड विद द प्रायर एडवाइस ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दैट इज ऑलवेज सजेस्टेबल। Thank you, and please like, share and subscribe our channel. Thank you.